गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस सीरीज़ में क्लास 10th फास्ट ट्रैक के सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के बारे में हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का एवरेज वेटेज क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं और इस चैप्टर की और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद द डिस्कशन और इसमें चैप्टर के बारे में जो डिटेल है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के ऑन एन एवरेज वेटेज के बारे में बात करते हैं। लास्ट 2 सालों से इसका जो ओवरऑल वेटेज है 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी जो ब्लूप्रिंट सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिया गया है उसमें भी जो वेटेज लाइफ प्रोसेस चैप्टर का बताया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के बारे में बात की गई है। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर और उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बहुत डिटेल से नहीं दी गई है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लेकिन जो प्रोसेस जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की प्रोसेस किस तरफ होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत टेक्स्ट में जो दिया है वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेस्टाइन में होने वाले डाइजेशन का प्रोसेस, जहां पे डिफरेंट एंजाइम्स जैसे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और इसके अलावा बाइल जूस में प्रेजेंट होने वाले केमिकल्स, उनकी मदद से जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आज डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में होने वाला ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आप क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ज़रूर पूछा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हर प्रोसेस से एसोसिएटेड जो दिया हुआ है उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के जो 3 क्वेश्चंस थे उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is how oxygen and carbon dioxide is being transported in human body. That's the first question. इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम पूछा गया था 2019 के पेपर में और ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। So what is the answer of this question? How would you write the answer of this question? Let's see that. Solution. So in the solution, the NCERT text says that both oxygen and carbon dioxide have to be transported with the help of blood. That's the main answer to the question, that both carbon dioxide and oxygen is being transported by the blood, right? और इस blood को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ऑर्गन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो ऑर्गन है हार्ट। And the structure of heart is designed in a way कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स होने से बचाता है। सो हार्ट हैज डिफरेंट चेम्बर्स इन विच ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीन ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड ये किस तरीके से हार्ट और लंग के साथ एसोसिएटेड है, थोड़ा सा उसको इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है।
So this is heart. This is the right side of heart and this is the left side of the heart. Now, the right side has, this right side is receiving the blood from the body, and the left side of the part will take the blood away from the heart and this will go towards the body part. तो body part से blood veins के through heart तक आएगा, heart से ये pulmonary vein के through ये जो blood यहाँ तक पहुँचा है वो pulmonary vein के through lungs से heart को receive होगा. So body से पहले blood heart तक आएगा, उसके बाद में pulmonary artery के through ये lungs तक जाएगा, lungs में ये oxygenated हो जाएगा और oxygenated होने के बाद pulmonary vein के through oxygenated blood वापस से heart तक आ जाएगा. So oxygen rich blood which is oxygenated and the carbon dioxide rich blood which is deoxygenated, इन दोनों को हार्ट चेंबर अलग अलग रखता है और ये दोनों ही टाइप का ब्लड यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ये दोनों प्रोसेसेस ब्लड के थ्रू होती है. बोथ द ब्लड्स दे आर अवे फ्रॉम वन अनदर. उन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाता है. दे आर बीइंग केप्ट इन अ नॉन मिक्सिंग मैनर. वेन्स जो हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी जबकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन. तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. फाइनली मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज बीइंग केप्ट सेपरेटेड by heart and by different blood vessels which are veins and arteries. This was the answer to the question, right? Both carbon dioxide and oxygen is transported by the help of blood, and oxygenated blood is always carried by arteries. On the other hand, deoxygenated or carbon dioxide rich blood is always carried with the help of veins. This was the answer to the question, right? So I think 2 मार्क्स के लिए आपको ये बताना होगा कि ब्लड दोनों को कैरी करता है और साथ साथ में आप अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो आप उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड उसका ट्रांसपोर्ट होता है. So 1 mark is for diagram, 1 mark is telling telling the fact that blood is the one which carrying oxygenated and deoxygenated blood. So this was the first question. Let's move on to next question now. Next question. Next question is define the term transpiration and design an experiment to demonstrate this process. Transpiration को explain करना है और एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करनी है which can demonstrate the process of transpiration, right? So let's get on to the solution now. Let's see the solution. Solution में सबसे पहले हमें ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन को बताना है. So the definition of transpiration is loss of water in the form of vapor. Loss of water in the form of vapor from the aerial parts of a plant is called transpiration. मैं definition को फिर से एक बार explain कर रहा हूँ. Loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of plant. Plant के जितने भी aerial part है, aerial part मतलब plant के वो part जो surface हैं उसके ऊपर की तरफ होते हैं, जो surface से बाहर निकले हुए होते हैं, उन सबको aerial parts कहते हैं. So loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant is known as transpiration. ठीक है? This was the definition of transpiration which will give you 1 mark. और अब हमें उस experimental setup के बारे में बात करनी है जिसके थ्रू जो transpiration का process है उसको हम demonstrate कर सकते हैं. And the experimental demonstration is something like this. First of all, you have to take a plant, a small plant जिसका
रूट वाला जो पार्ट है उसको हमने रबर शीट के थ्रू कवर कर दिया है। सो रबर शीट के थ्रू हमने इसके नॉन एरियल पार्ट को कवर कर दिया है। उसको एक प्लेटफॉर्म पे रखा और उसके ऊपर एक बेल जार को प्लेस कर दिया। नाउ दिस होल सिस्टम इज बीन सील्ड with the help of Vaseline. What is the experimental setup? A plant is being kept on a platform. A bell jar is placed over the plant. Plant के ऊपर bell jar को रखा गया है और इस पूरे सेटअप को वैसलीन से सील कर दिया गया है ताकि बाहर से कोई वाटर या वेपर ना आ पाए। After a while, when you will observe, जब थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहां पर वाटर ड्रॉप्स नजर आएंगी। आफ्टर अ वाइल वाटर ड्रॉप्स नजर आएंगी। ये वाटर ड्रॉप कहां से आई? क्योंकि हमने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को वैसलीन से सील कर दिया था। वी हैव सील्ड दिस होल थिंग विद द हेल्प ऑफ वैसलीन। स्टूडेंट्स कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि वैसलीन ही क्यों? आप किसी भी वैक्सी सब्सटेंस से इसको सील कर सकते हैं ताकि वाटर या वेपर बाहर से अंदर की तरफ ना आए। दैट यू कैन डू बाय एनी वैक्सी सब्सटेंस। तो यहां पर जो वाटर ड्रॉप्स देखने को मिली वो कहां से आई होगी? प्लांट का जो नॉन एरियल पार्ट है उसको भी हमने कवर कर रखा है। सो द ओनली वे दीज वाटर ड्रॉपलेट्स हैज इवॉल्व्ड इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का वेपर यहां से रिलीज हुआ है, वो वाटर वेपर इस बेल जार के साथ में टकराकर इसके इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है ये हमें क्लियरली बता रहा है कि प्लांट के एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। और प्लांट के एरियल पार्ट में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए लीव्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और लीव्स में जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ट्रांसपिरेशन होता है वो है स्टोमेटा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर स्टोमेटा लिख रहे हैं कि व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द स्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा जहां पे स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या है, विच विल गिव यू 1 मार्क। बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स, तो आपको 1 मार्क मिलेगा ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन के लिए। 1 मार्क विल बी एसोसिएटेड विथ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इफ यू कैन मेक डायग्राम ऑफ दैट वो भी इंपॉर्टेंट होगा। राइट, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप थ्रू विच वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इसके अलावा ये डायग्राम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो वाटर आया है वो वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर लॉस हुआ है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट उसकी वजह से आया है। These water drops have evolved because of the process of transpiration, right? So this is what the answer of the question was all about. ये last year का question है which contains a weightage of 3 marks, right? Let's move on to the next question. Again, a question from 2019 question paper. सो इसमें भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात की गई है। सो इन सिंगल पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। राइट, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे इस चीज को, इस क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ कमेंट्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूं। वन क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड दैट इज इट नेसेसरी टू कीप द बेल जार in sunlight? Yes, the whole setup has to be kept in sunlight because sunlight की presence में ही stomata will be opened. In the absence of sunlight, stomata will be closed and there will be no transpiration. So the whole setup which I have just talked about, उसको sunlight में रखना पड़ेगा, ठीक है, to see the transpiration process. If we keep that setup in a dark place,
then there will be no transpiration demonstrated. You cannot demonstrate the transpiration process by keeping the whole setup, bell jar setup, in dark, right? I think ये वाला जो बात है वो हम क्वेश्चन को अब समझ चुके हैं. We'll move to the next question और हम एक और क्वेश्चन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करेंगे. So the question says, in the experimental setup that shows CO2 is given out during respiration, name the substance taken in the small test tubes kept in the conical flask, and state the function and consequence of the chemical which is being used. तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम के फॉर्म में बताया हुआ है. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप? द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेज दैट इफ यू कीप lime water, which is calcium hydroxide. What is lime water? That is calcium hydroxide. So if you keep lime water in a test tube and if you blow air in that lime water by two different means, one is through a piston and second is by blowing the air with the help of mouth. अगर आप एयर को मुंह से ब्लो करेंगे, रेस्पिरेशन के दौरान जो एयर बाहर निकलेगी, अगर आप उसको ब्लो करते हैं और एक आप सिंपल पिस्टन के थ्रू या अगर किसी सिरिंज के थ्रू आप इस टेस्ट ट्यूब में एयर को ब्लो करते हैं, तो यू कैन सी दैट बाय ब्लोइंग एयर, बाय ब्लोइंग द एक्सेल्ड एयर, जो हमारे रेस्पिरेशन में बाहर निकलने वाली एयर है, अगर उसको ब्लो किया जाएगा तो ये जो लाइम वाटर है, दिस लाइम वाटर बिकम्स मिल्की. दिस विल बिकम a milky substance. It will make a milky substance because of the formation of an insoluble compound, calcium carbonate. अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो it will form calcium carbonate, which is an insoluble substance. ये एक insoluble compound है और insoluble compound के बनने की वजह से यहां पर जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मिल्की अपीयरेंस आएगा. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इस क्वेश्चन में आपको यह बताना था कि टेस्ट ट्यूब में कौन सा कंपाउंड आपने लिया है. तो टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ कंपाउंड है लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यू विल गेट 1 मार्क टू आंसर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और इसके अलावा आपको यह भी बताना था कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि आफ्टर रिएक्टिंग इट विथ CO2 इट विल बिकम मिल्की इनसॉल्युबल. इट विल फॉर्म अ कंपाउंड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. राइट. तो हमने यहां पे इस क्वेश्चन में देखा कि आपको इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन करना था और साथ साथ में आपको यह बताना था कि टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस था. द सब्सटेंस वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका मिल्की कंपाउंड में कन्वर्ट होना बाय द एक्सेल्ड एयर, जो रेस्पिरेशन में हमारे मुंह से जो एयर बाहर निकलेगी उसके थ्रू इसका मिल्की इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना, इस बात को एक तरीके से प्रूव करता है कि उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये दोनों बातें हमें लिखने के बाद इस कंपाउंड का नाम लिखना और बाद में कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सब्सटेंस बिकम मिल्की, ये दोनों बातें अगर आप लिखते तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में. राइट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. मैंने जैसा आपसे कहा 2019 के पेपर में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं विच इज एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2020 के अंदर भी. उस पर ध्यान दीजिएगा और उनके आंसर्स लिख के प्रॉपर्ली रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा. राइट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 7 मार्क्स. इट विल कैरी 7 मार्क्स इन योर 2020 बोर्ड एग्जाम पेपर. राइट. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन विच इज ऑफ द प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. राइट. मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कहा गया है ऑल इनसॉल्युबल कंपाउंड्स आर मिल्की. All insoluble compounds are I would say that they will make the solvent something non-transparent. That is what we can say.
अगर उसका कलर वाइट होगा तो आप उसको मिल्की कहोगे, और अगर कलर वाइट नहीं होगा तो हम उसको नॉन ट्रांसपेरेंट कहेंगे, लेकिन मिल्की नहीं कहेंगे. सो ऑल इनसॉल्युबल कंपाउंड्स आर डेफिनेटली विल फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ सॉल्वेंट विच इज नॉन ट्रांसपेरेंट, और अगर उसका कलर वाइट हुआ तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि दैट इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्मिंग अ मिल्की अपीयरेंस. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं. अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील अंडर द माइक्रोस्कोप. ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. जब लीफ का पील स्टडी किया जाता है तो उस लीफ पील की स्टडी में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, जो उसके आउटर सरफेस पे लीफ की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा आता है माइक्रोस्कोप के नीचे, वो आपको बताना था. तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्टोमेटा का लेबल डायग्राम है वो बनाना है फॉर 2 मार्क्स. करेक्ट डायग्राम एंड करेक्ट लेबल्स विल गिव यू 2 मार्क्स. ठीक है. राइट. सो let's see the answer to the question. This is the label diagram of stomata. So stomata is a pore. This is the central pore, which is stomatal pore, this pore, and this pore is guarded by guard cells. This pore is covered by guard cells. ठीक है. guard cells जो हैं वो stomata को cover किए हुए हैं. What are the properties of these guard cells? They are specific epidermal cells which contains chloroplast. Most of the epidermal cells do not contain chloroplast, but guard cells, they do contain chloroplast. And when these guard cells, when they receive water from the neighboring cells are called subsidiary cells. ठीक है. तो जब इन neighboring cells से ये water receive करते हैं तो ये cells swell कर जाते हैं, और उसके swelling की वजह से बीच में जो ये stomatal pore है ये open हो जाता है, और जब cells से water बाहर निकल जाता है वापस से, तो ये जो cells हैं ये वापस से श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने के बाद इनमें जो बीच में पोर था वो क्लोज हो जाता है. तो स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स की एक्टिविटी की वजह से ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होंगे. अगर आप ये दोनों डायग्राम बनाते हैं और इनका लेबल करेक्ट करते हैं तो आप इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं. ठीक है. गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट, अगर आप इनको ठीक से लेबल करते हैं तो यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे यहां डिस्कस की है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा को एक्सप्लेन करने के लिए की है. क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन के आंसर में इस चीज को नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बारे में पूछा था. तो यहां पर डायग्राम और करेक्ट लेबल विल गिव यू 2 मार्क्स. ठीक है. राइट. तो बेसिकली हमने यहां पर जो डिस्कस किया है वो क्वेश्चन उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अगेन एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखे हुए स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में था. ठीक है. आई थिंक ये वाली जो बात है वो अब क्लियर हो गई होगी आपको. अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to write down the 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. You have to discuss about different ways through which a glucose molecule is oxidized to give energy in human body. हमें वो different cases discuss करने हैं, और ये जो cases होंगे, these cases will be associated with aerobic respiration and एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो हमें डिटेल से डिस्कस करना है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस. ठीक है. इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं. ओके. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट और अ डायग्राम
गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, और ये इस क्वेश्चन का एक तरीके से आंसर था जिसको कि हमें एक्सप्लेन करना था। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि व्हाट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ इज द सेक्शन इन विच अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, द मेसोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ और इसके अलावा उसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो सारे के सारे अरेंजमेंट हमें अगर नजर आ रहे हैं तो उस तरह के सेक्शन को हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे लीफ का, राइट। सो दिस वाज अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो डाउट कमेंट सेक्शन में मेरे सामने पूछा गया था, दिस वाज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ग्लूकोज के डिग्रेडेशन को समझना होगा। ठीक है, हमें ग्लूकोज के डिग्रेडेशन के बारे में बात करनी होगी। यहां पे कोशिश करते हैं उसको समझने की। सो ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, a 6 carbon molecule, first of all in cytoplasm it undergoes a process to form pyruvic acid और pyruvate। इस प्रोसेस को जो कि यहां साइटोप्लाज्म में होती है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन एसिड है, 3 कार्बन एसिड जिसका फॉर्मूला होगा CH3COCOOH, दैट्स पायरुविक एसिड। ठीक है, यहां पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, a process called glycolysis, it converts into pyruvic acid or pyruvate. This is the formula of pyruvic acid. Now the pyruvic acid molecule can undergo in different ways. If we talk about yeast cell, अगर yeast cell की बात करें तो in the absence of oxygen, which is a kind of anaerobic respiration, in the absence of oxygen in yeast cell, this pyruvate gets converted into ethanol, carbon dioxide and provides some amount of energy. This process is called as alcoholic fermentation. This process is known as alcoholic fermentation process. What is fermentation? If pyruvic acid undergoes ethanol and carbon dioxide formation in the absence of oxygen is called alcoholic fermentation, and this sort of process occurs in yeast cells. In yeast cells this sort of process occurs. ठीक है, but the question has asked about glucose undergoes 2 different ways in human cell. तो ये वाला जो प्रोसेस है हमें क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखना था। हमें जिस प्रोसेसेस के बारे में बात करनी है वो ये दोनों प्रोसेसेस है। सो इफ पायरुवेट अंडरगोज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन in the absence of oxygen in the muscle cells, that's anaerobic respiration which occurs in human body. ह्यूमन बॉडी में होने वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ह्यूमन बॉडी में होने वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर मसल सेल्स, दे फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जो लैक्टिक एसिड है, बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो हमारी मसल सेल्स को फटीग प्रोवाइड करता है. मसल सेल्स जब थक जाती है वो इसलिए थकती है बिकॉज उनके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत हाई अमाउंट में होता है. सो पायरुवेट अंडरगोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन which is in the absence of oxygen in muscle cells in human body and will form lactic acid. On the other hand, if this pyruvate undergoes respiration in the presence of oxygen which is aerobic respiration, उसको aerobic respiration कहेंगे. तो ये जो प्रोसेस है वो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी. The process of aerobic respiration occurs in the human body in mitochondria, and because of that carbon dioxide, water and energy is being produced. तो आपको जो दो चीजें लिखनी थी
यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर में, वो था ग्लूकोज इज फॉर्मिंग पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड is forming lactic acid that is in the anaerobic respiration in muscle cells and in rest of the cells, body की जो बाकी cells हैं उनके अंदर in the presence of oxygen which is aerobic respiration in mitochondria, pyruvate is being converted into carbon dioxide, water and energy. So these are two important energy synthesizing pathway. ठीक है, these are two energy synthesizing pathway which is forming energy from pyruvate. कमेंट सेक्शन में मुझे आयुषी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज CH3COOH. CH3COOH इज एसिटिक एसिड, बट मैंने जो यहां पे लिखा है वो CH3COOH है, तो यहां पे एक और CO ग्रुप है, ठीक है, विच इज मेकिंग इट डिफरेंट. दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज पायरुविक एसिड. So pyruvic acid either undergoes anaerobic condition or it undergoes aerobic condition to form different form of molecules. Also the amount of energy is being produced over here. ठीक है, तो हमने यहां पे देखा कि क्वेश्चन के आंसर में आपको इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में बताना था. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में होने वाली एनएरोबिक प्रोसेस और ह्यूमन बॉडी में होने वाली एरोबिक प्रोसेस, इन दोनों के बारे में यहां पे डिस्कस करना था. टू गेट द कंप्लीट मार्क्स, कंप्लीट 2 मार्क्स फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट. सो हमने आज के इस सेशन में वी हैव डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस. 3 questions were from 2019 paper and 2 questions were from 2018 paper. And now we would like to say that the overall portion of the chapter, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही. मैंने आपको बताया भी है कि इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट वेटेज इज़ अराउंड 7 मार्क्स और उस 7 मार्क्स में 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क के और 1 क्वेश्चन 3 मार्क का मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा. और आपको इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर डिस्कस करने हो, so how would you discuss all those questions or how would you solve all those questions? So for that what you need to do is you need to go to this Gradeup school app. Now in the app, first of all install this app, go to the courses. How would you go to the course? After installing the app, you have to go to this this button which says 10th. You have to click on this button to get all the courses or text associated with your 10th standard. Now you can go for important questions or previous year solved questions, and from these questions, from the important question portion, you can get all the questions, all the important topics of the chapter. So go through these options and this पर्टिकुलर ऐप विच आई हैव जस्ट टॉकिंग अबाउट. इसमें से आप उन क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं जो कि आने की पॉसिबिलिटी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट सेक्शन के अंदर वो डाउट डाल सकते हैं. विल ट्राई टू गिव द आंसर टू योर क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. हमने आज जो डिस्कस किया उसको ध्यान दीजिएगा और हम यहाँ पे हर वीक आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे और जो भी आपको हम यहाँ पे 10th बोर्ड एग्ज़ाम से एसोसिएटेड बातें कर रहे हैं वो प्लीज़ उनको समझने की कोशिश कीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो. प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट अबाउट इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट और कीप रीडिंग बिकॉज आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जल्दी ही आने वाले हैं. आप इसकी तैयारी जितना अच्छा करेंगे उतना बेटर आप स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, थैंक यू सो मच.